तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपीएससी एक मंजिल में। तो शुरुआत करते हैं आज का दिन एक नए जोश के साथ, जिसमें मैं लेकर आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। कैसे? क्योंकि आज मैंने मोस्टली उन सारे टॉपिक को कवर किया है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, और आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है, लाइक आपका एपीएस हो गया या यूपीपीएससी एआरओ हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उन सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, और साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का भी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले एक पैलेस से, जो कि है कांगला पैलेस। कांगला पैलेस जो कि एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो वो किस स्टेट में है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर, बी मेघालय, सी राजस्थान एंड डी आसाम। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए मणिपुर। अब देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली मुंबई में इंडियन नेवी ने वारशिप इंफॉल को रिसीव किया, और ये देने वाले कौन थे? मजा डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो इसका जो क्रस्ट है, ये जो आप इस पिक में देख रहे हैं, तो इसका जो क्रस्ट है उसमें कांगला पैलेस और कांगसाक से रिलेटेड पिक्स दी गई है, तो वो देख लेते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि क्रस्ट है उसके लेफ्ट साइड पे देखे तो कांगला पैलेस है, और राइट साइड पे देखे तो कांगला सा है। अब ये क्या होता है ये भी आपको बताते चलती हूँ। कांगला पैलेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि मणिपुर की है, और ये किंगडम की एक ट्रेडिशनल सीट भी रह चुकी है। उसी के साथ ही साथ जो कांगला सा है, तो ये मणिपुर का स्टेट एम्बलम है, जिसका शरीर तो लॉयन का है, लेकिन उस पे जो सर जो है वो ड्रैगन का लगा हुआ है। तो ये जो इस तरह का विचित्र प्राणी है, ये स्टेट एम्बलम है मणिपुर का, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही साथ बात कर लेते हैं इम्फाल की। तो इम्फाल प्रोजेक्ट 15B की 4 वारशिप में से तीसरी वारशिप है। इसमें विशाखापत्तनम और मोरमुगांव भी ऑलरेडी इसमें कमीशन हो चुकी हैं, और इस शिप में देखा जाए तो 75% जो है वो स्वदेशी सामानों को यूज़ किया गया है, जिसमें मीडियम रेंज की सरफेस टू एयर जो मिसाइल है ब्रह्मोस और अदर मिसाइल्स, उसको भी इसमें यूज़ किया गया है। उसके साथ ही साथ मैंने आपको इसे हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप PDF डाउनलोड करके इससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अ नेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स टू हेल्प चिल्ड्रन विथ डिसएबिलिटीज़। किस केंद्रीय मंत्रालय ने विकलांग बच्चों की मदद के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लॉन्च किया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ MCME, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप ऐसे भी जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी देख लेते हैं। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक नेशनल प्रोटोकॉल, जिसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से ऐसे बच्चे जो कि डिसेबल हैं, यानी जो शारीरिक रूप से सही नहीं है, तो उनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से उनकी हेल्प करनी है। तो उसके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो डेली बेसिस पे अगर देखा जाए तो जन्म से लेकर 6 साल तक के 8 करोड़ बच्चों तक आंगनवाड़ी पहुंच चुका है। और उसी के साथ ही साथ ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी पर्सन विद डिसेबिलिटी 2021 के हिसाब से देखें तो 1/3 जो डिसेबिलिटी है इंडिया में, उसको रोका जा सकता है। अगर उसको सही टाइम पर उसका इलाज किया जा सके तो 1/3 जो है डिसेबिलिटी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ई-ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की? तो इसमें तो हम क्वेश्चन तो देखेंगे ही, साथ ही साथ लिथियम और ग्रेफाइट के बारे में भी जानेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडोनेशिया, बी श्रीलंका, सी इंडिया एंड डी बांग्लादेश। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया। कैसे, उसको देख लेते हैं। तो पहली बार इंडिया ने ऑनलाइन
नीलामी की है किसकी? 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की, जिसमें लिथियम और ग्रेफाइट भी है। और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सिर्फ बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज हैं, उनको भी बढ़ावा देगा। और ये ऑक्शन जो है वो ऑनलाइन हेल्ड हो रहा है, जो कि 2 स्टेज में हेल्ड हो रहा है। तो उसी के साथ ही साथ जो क्वेश्चन बनता है वो हो जाता है कि लिथियम क्या है। तो लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप्स आदि में यूज़ होता है। और ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है Li। ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट मेटल होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर देखा जाए तो ये एक लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव और फ्लेमेबल है। और इसको जो स्टोर करना होता है तो ज़रूरी होता है कि ये स्टोर हो मिनरल ऑयल में। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाने में यूज़ होता है। उसके साथ ही साथ अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है, लैपटॉप है, उसमें भी लिथियम का यूज़ होता है। और कंट्रीज जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है वो है चिले, ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना। इसी से आपका एक ट्रायंगल भी फेमस है, वो आप कमेंट बॉक्स में फ़ौरन बताइए। और वर्ल्ड में देखा जाए तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से 3 कंट्री फेमस है, जो कि आपकी हो जाएगी अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले। और लिथियम जो है वो न्यू वाइट गोल्ड बन गया है। बाकी मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट देखा जाए तो ये एक नेचुरल अकरिंग मिनरल्स है जो कि कार्बन में कंपोज होता है। और ये देखा जाए तो कार्बन की 3 क्रिस्टल फॉर्म में से एक है। और दूसरी जो फॉर्म है वो कौन सी? एक है हो जाती है आपकी डायमंड, और दूसरी हो जाती है अमॉर्फस कार्बन, जैसे कि आपका चारकोल हो गया या कार्बन ब्लैक हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है। और ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में। साथ ही साथ ये यूज़ कहाँ होता है? तो ये आपका मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है पॉलिश के लिए, बैटरीज के लिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए। और साथ ही साथ जो ये यूज़ होता है वो होता है पेंसिल के लिए, क्योंकि जो पेंसिल की लीड होती है, जो नोक होती है, तो उसके लिए भी यूज़ होता है, जो कि बनी होती है ग्रेफाइट और क्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ स्ट्रेस लोन इन इंडिया। भारत में तनावग्रस्त ऋणों की बिक्री और खरीद के लिए प्रमुख नियामक कौन सा है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सेबी, बी हो जाएगा आरबीआई, सी हो जाएगा आईबीबीआई एंड डी हो जाएगा एनपीसीआई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, आरबीआई। रिसेंटली सेबी ने एक प्रपोजल दिया कि किस तरह से जो प्रॉब्लम हो रही है स्ट्रेस लोन को लेकर, तो उसको किस तरह से टैकल करना है। तो ये प्रपोजल उसने आरबीआई के सामने रखा। और उसने आरबीआई के सामने क्यों रखा? आरबीआई जो है वो प्रिंसिपल रेगुलेटर है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द स्ट्रेस लोन्स इन इंडिया। नेक्स्ट है आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम, जिस कंट्री में लॉन्च हुआ। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडिया एंड डी नन ऑफ द अबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। कैसे? इंडिया जो है 10 आसियान मेंबर के साथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि इसका 4th एडिशन था। तो एजीफ होता क्या है वो भी देख लेते हैं। ये एक एनुअल प्रोग्राम है जो कि फोकस करता है कि किस तरह से जो इंडिया और बाकी एशियन मेंबर स्टेट है उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया जाए। किस फील्ड में? साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फील्ड में। इसमें जो होस्ट नेशन था तो वो आपका मलेशिया था, और मलेशिया के साथ इंडिया ने भी उसमें कोलैबोरेट किया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आसियान में जो 10 मेंबर स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। क्या इंडिया भी उसका मेंबर है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। Which Indian state has become a leading hub for renewable energy and set up the world largest solar park, जिसका नाम है भादला सोलर पार्क। कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक अग्रणी केंद्र बन गया है और विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी स्थापित किया है? और उसका नाम क्या है सोलर पार्क का? भादला सोलर पार्क। तो ये कहाँ है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका एंड डी राजस्थान। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। तो भादला सोलर पार्क जो है राजस्थान में, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है जो सबसे ज़्यादा पावर जनरेट करता है। उसी के साथ ही साथ इंडिया में जो सोलर पावर है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन गया है। और इंडिया जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया है सोलर एनर्जी को लेकर। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसी से यूपीएससी में 2012 में एक क्वेश्चन भी आया, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो कि क्वेश्चन हो जाएगा रिसेंटली देयर हैज़ बीन कंसर्न ओवर द शॉर्ट सप्लाई ऑफ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स
कार्ड रेयर अर्थ मेटल्स वाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो रेयर अर्थ मेटल है उनकी जो सप्लाई कम हो रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए, चाइना विच इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज एलिमेंट हैज़ इम्पोज सम रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट। चाइना जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस एलिमेंट का, तो वो उसके एक्सपोर्ट पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रख रहा है इस वजह से। अदर देन चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड चिले, दीज एलिमेंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी कंट्री। और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिले के अलावा जो एलिमेंट्स हैं तो वो किसी भी कंट्री में इसके अलावा नहीं पाए जा रहे हैं। तो क्या ये रीज़न है। थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा, रेयर अर्थ मेटल्स आर एसेंशियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स एंड देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर दीज एलिमेंट। तो ये जो रेयर अर्थ मेटल है ये अलग अलग तरह के जो इलेक्ट्रिक आइटम्स बन रहे हैं उनके मैन्युफैक्चर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, जिसकी डिमांड जो है लगातार बढ़ रही है, इस वजह से इनकी सप्लाई कम हो रही है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 ओनली, ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन 1 एंड 3 ओनली एंड ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो आपका सही है कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इस एलिमेंट का, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है आपका अदर देन चाइना, यानी चाइना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिले के अलावा ये एलिमेंट कहीं मिलते ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। चाइना तो लार्जेस्ट है, लेकिन जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ मटेरियल का। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है कि रेयर अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूज़ होता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ एंडिंग एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट सेट बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एड्स को, जो कि एक पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, तो एड्स को ख़त्म करने का जो ईयर, जो वर्ष सेट किया गया है, तो वो कौन सा वर्ष है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 2025, बी 2027, सी 2030 एंड डी 2035। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी 2030। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जो एड एजेंसी है उसने अपनी वर्ल्ड एड्स डे की रिपोर्ट में बोला है जो कम्युनिटी है वो इस बीमारी से इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, और बहुत से ऐसे जो एरियाज़ हैं जो कि इसके अटैक में ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो एड्स है वो किस वायरस से होता है, और साथ ही साथ वर्ल्ड एड्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूनाइटेड नेशन ने इसे शुरू कब किया। तो यूनाइटेड नेशन ने इसे पहली बार 2015 में शुरू किया था, जिसका जो टारगेट था वो था एड्स को 2030 तक ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट है कृष्णवेणी संगीत निरंजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। जो कृष्णवेणी संगीत निरंजनम है तो ये किस राज्य में मनाया जाता है या संबंधित है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु एंड डी केरला। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संगीत नाटक एकेडमी और आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें ये ऐसा पहला इवेंट है जिसमें जो क्लासिकल म्यूजिक है उसके हेरिटेज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ अननोन ऐसे प्लेसेस हैं जिसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है ताकि जो टूरिस्ट हो वो उस प्लेस की तरफ अट्रैक्ट हो। जो मेन इवेंट होने वाला है वो आपका 10 से 12 दिसंबर में होगा, और वो होगा विजयवाड़ा में। नेक्स्ट है हम्बनटोटा पोर्ट विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज़ इन विच कंट्री। जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वो जो कि इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है, तो वो किस देश में। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार एंड डी चाइना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए श्रीलंका। तो ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि जो श्रीलंकन कैबिनेट है उन्होंने चाइना की जो एनर्जी एजेंसी है सिनोपेक, उसको ये परमिशन दे दी है कि वो अपना यहाँ पर एक पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट इस्टेब्लिश कर सकता है। तो उसके लिए आपका जो पोर्ट है न्यूज़ में आया, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री स्क्रैप्ड वर्ल्ड फर्स्ट स्मोकिंग जनरेशन बैन टू फंड टैक्स कट। किस देश ने कर कटौती के लिए विश्व के पहले धूम्रपान पीढ़ी प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। यानी एक ऐसी कंट्री थी जिसने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जो स्मोकिंग है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया था, उसको बैन कर दिया था, ताकि उनकी जनरेशन जो है वो स्मोकिंग ना कर सके। तो
तो अब क्या किया गया है, तो इस तरह करने पर वो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री बन गई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो कंट्री अपने इस कानून को वापस ले रही है। क्यों? क्योंकि उसको कर कटौती करनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए अर्जेंटीना, बी न्यूजीलैंड, सी रशिया एंड डी जापान। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी न्यूजीलैंड। कैसे? तो न्यूजीलैंड की जो नई गवर्नमेंट है उसने जो फ्यूचर जनरेशन के लिए स्मोकिंग को बैन किया गया था, तो उस कानून को उसने हटा दिया है। 2022 में कंट्री ने इस लेजिस्लेशन को पास किया था, जिसमें इंट्रोड्यूस कराया था कि जो स्मोकिंग लगातार बढ़ रही है तो उसको स्टॉप करना चाहिए। लॉ का जो टारगेट था वो ये था कि लोगों की जो स्मोकिंग की वजह से डेथ हो रही है उसको रोकना और जो हेल्थ सिस्टम है उसको सुधारना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि न्यूजीलैंड इस कानून को जो है वो वापस ले रहा है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक कानून बनता है उसके बाद वापस लिया जाता है तो वह वैसे भी आपके पेपर में आने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है असादीवार, अरदास, नागर कीर्तन, अखंड पाठ, साहिब एंड लंगर, ये किस रिलीजन से रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बुद्धिज़्म, बी जैनिज़्म, सी सिखिज़्म एंड डी इस्लाम। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी सिखिज़्म। तो अभी 554 बर्थ एनिवर्सरी हुई थी गुरु नानक जी की, जो कि सिख धर्म के फाउंडर हैं। तो उसमें सिख कम्युनिटी जो है उनकी जयंती को मनाने के लिए एक प्रकाश उत्सव मनाती है। उस प्रकाश उत्सव को वो कुछ रीति रिवाजों के साथ मनाती है, जिसमें आपका असदीवार, अरदास, नागर कीर्तन, अखंड पाठ, साहब लंगर और दूसरे अदर कल्चरल प्रोग्राम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है प्रेस मड, जो एक रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट है, तो वो किस इंडस्ट्री से ऑब्टेन्ड होता है यानी प्राप्त होता है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ऑटोमोबाइल, बी शुगर, सी कोल एंड डी स्टील। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी शुगर। प्रेस मड जो कि एक रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट है, तो ये शुगर इंडस्ट्री में पाया जाता है, जिसको हम फिल्टर केक या प्रेस केक के नाम से भी जानते हैं। और ये नॉलेज में इस वजह से आया क्योंकि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये एक वैल्यूबल रिसोर्स हो सकता है। और जो ये बाय प्रोडक्ट है वो इंडियन शुगर मिल्स में एक्स्ट्रा रिवेन्यू जनरेट करने के लिए भी हेल्प कर सकता है। माईचोंग जो न्यूज़ में दिख रहा है तो वो किससे रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए साइक्लोन, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी करेंसी एंड डी वारशिप्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ए साइक्लोन। तो इसी के साथ साथ हम सबसे पहले देख लेंगे कि माईचोंग साइक्लोन होता क्या है, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि साइक्लोन क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, वो कैसे ओरिजिनेट होता है, उन सब के बारे में। और इसके अलावा कि साइक्लोन को बाकी पूरे वर्ल्ड में और किस किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम उसके बारे में आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो के बाद आप जाके जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आई होप आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही जाने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं माईचोंग साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन माईचोंग है क्या? तो साइक्लोन माईचोंग जो है इस साल चौथी बार ऐसा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन आया है। और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है NDRF, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर अभी उत्तरकाशी की जो टनल का केस हुआ था तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी, तो ये आपके लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो उसने 18 टीम्स अवेलेबल करा दी है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पुडुचेरी में। उसके अलावा भी 10 एडिशनल टीम जो है वो रेडी है। उसी के साथ ही साथ जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो भी तैयार बैठी है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन होते हुए हमारे एरिया पे आ रहा है। तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे। फुल डिटेल देख लेते हैं कि साइक्लोन माईचोंग का नाम किसने रखा और वो है क्या। तो साइक्लोन माईचोंग जो है तो वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? आपका हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इसको ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। जो साइक्लोन पाथ है तो वो इन्फ्लुएंस हुआ है जो ईस्टर्ली विंड्स है उससे। ये क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि उससे बहुत ही ज़्यादा बारिश होने वाली है, और वो भी हवाओं के साथ, और ऐसी हवा जिसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी।
तो ये जो माईचोंग है, तो माईचोंग का नाम रखा किसने? तो ये नाम रखा गया है म्यांमार के द्वारा। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है स्ट्रेंथ और रेजिलेंस। और जो वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये सब जो नाम रखे जा रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती है, नेम लिस्ट का रोटेशन होता है उसके लिए। तो ये तो हो गया कि कौन सा साइक्लोन है। अब बात आती है कि साइक्लोन होता क्या है। तो साइक्लोन देखा जाए तो एयर का सर्कुलेशन, आपने ये देखा होगा कि जैसे इसमें इस तरह जो एयर होती है, तो एयर का जो सर्कुलेशन होता है या रोटेशन होता है लो प्रेशर एरिया के सराउंड। लो प्रेशर एरिया क्या होता है? ऐसा रीजन जहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका सराउंडिंग लोकेशन से कम होता है, तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लो प्रेशर एरिया। और यहाँ पे क्या होता है? जो एयर है वो सर्कुलेट होती है यानी रोटेट होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे। किस डायरेक्शन में होती है? ये होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक आप जब घड़ी देखते हैं तो जब घड़ी आपकी 12 से चलते हुए इस तरह जाके 12 पे मिलती है तो वो क्लॉकवाइज होता है, लेकिन अगर वो घड़ी उल्टी चले तो वो आपका हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम इसी तरह से साइक्लोन भी होता है। तो इसी तरह एयर का भी बताया जा रहा है कि एयर जो है वो सर्कुलेट होती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और सदर्न हेमिस्फेयर में होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो साइक्लोन जो है वो यूजुअली कब होता है? जब मौसम जो है सही नहीं होता, बहुत ज़्यादा या जो वायलेंट स्टॉर्म्स होता है उसकी वजह से साइक्लोन पनपता है। और जो वर्ड साइक्लोन है तो ये ग्रीक वर्ड के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कॉइल्स ऑफ ए स्नैक। और ये कॉइन किया गया था हेनरी पेडिंगटन के द्वारा, क्योंकि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, तो ये बिल्कुल उस तरह दिखता है जैसे कॉइल सरपेंट ऑफ सी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आपने सांप को देखा होगा, जो नागिन सीरियल है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलता है जब वो आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जब सांप अपने डिफेंस में होता है तो वो खुद को इस तरह करके और सामने अपने डिफेंस के लिए तैयार हो जाता है। सेम इसी तरह जब आप साइक्लोन भी देखते हैं तो वो आपको ठीक इसी तरह लगता है कि किस तरह से जो सी है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस वजह से उन्होंने इसका ये नाम दिया था। तो आप ये इसमें पिक में भी देख सकते हैं। तो साइक्लोन को दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसको हम टेम्परेट साइक्लोन या मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन या फ्रंटल साइक्लोन और या वेव साइक्लोन कहते हैं। तो अगर वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के उससे देखा जाए तो ये जो टर्म है साइक्लोन, तो ये कवर करता है वेदर सिस्टम को। इसमें जो विंड है तो वो एक्सीड करती है गेल फोर्स। गेल फोर्स क्या होता है कि जिसमें मिनिमम जो हवा की स्पीड होनी चाहिए वो 63 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप कहाँ होता है? डेवलप होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो रीजन होता है उसमें। और ये एक लार्ज स्केल वेदर सिस्टम होता है जो कि डेवलप होता है कहाँ पर? ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो सरफेस विंड सर्कुलेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये टेम्परेट जोन में होता है या जो हाई लैटिट्यूड रीजन है वहाँ पर भी ये होता है। और अगर स्पेशली देखा जाए तो ज़्यादातर ये पोलर रीजन्स में होता है। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन जस्ट अपोजिट होता है साइक्लोन के। जिस तरह से साइक्लोन जो है वो लो प्रेशर एरिया में होता है, लेकिन एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर एरिया में होता है। साइक्लोन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, लेकिन एंटी साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप यूपीपीएससी का 19, 20 और 21 ये सब क्वेश्चन पेपर उठा देखेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन पूछा गया, स्पेशली आपका विली विली हो गया और आपका ये, तो मैचिंग में करके इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रीजन में साइक्लोन को क्या कहा जाता है। साइक्लोन को टाइफून्स चाइना सी और पैसिफिक ओशियन में कहते हैं, यानी जो आपका जापान का साइड है वहाँ पर इसको टाइफून्स कहते हैं। इसी तरह आपका हरिकेन्स हो गया। हरिकेन्स वेस्ट इंडियन आइलैंड जो कि कैरेबियन सी है और अटलांटिक ओशन में, वहाँ पे साइक्लोन को हरिकेन कहते हैं। लाइक आपका यूएसए हो गया। फिर होता है टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज जो है वो वेस्ट अफ्रीका के गुनिया लैंड और सदर्न यूएसए में होता है। उसके बाद आपका विली विली आपका नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है। फिर आपका हो जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि आपका इंडियन ओशन में होता है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, माहे, मालवान, मंगरोल ये सब किस प्रोडक्ट के नेम है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुए हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए
एंटी सबमरीन वारशिप, बी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, सी सबमरीन और डी इंटरकंटिनेंटल मिसाइल। तो माहे, मालवान और मंगरौल जो है ये शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट की फर्स्ट 3 शिप्स हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। तो देख लेते हैं कि सबमरीन होती क्या है। सबमरीन आपकी बोट टाइप की होती है जो कि पानी के अंदर भी उसी तरह चल सकती है जिस तरह वो पानी की सरफेस पे चल सकती है। और ये क्या करती है, इसके अंदर एक वाटर टैंक भी होता है। तो जब सबमरीन जो है वो अंदर, आप ये देख सकते हैं इस तरह, तो जब सबमरीन अंदर डुबकी लगाती है तो जो वाटर है वो वाटर टैंक में फिल हो जाता है, जिसकी वजह से जो सबमरीन है वो वहाँ की जो सबमरीन है वो हैवी हो जाती है। और हैवी होने के साथ साथ उसकी जो डेंसिटी लेवल है वो सी वाटर के डेंसिटी लेवल से ज़्यादा हो जाता है और फिर वो नीचे चली जाती है यानी डूब जाती है। तो इस तरह से सबमरीन अपना काम करती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या काम करती है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हो जाएगा विच स्टेट कोलैबोरेट विद मेटा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेटा का पुराना नाम क्या है। टू रेज अवेयरनेस एमंग स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स अबाउट ऑनलाइन सेफ्टी एंड डिजिटल सिटीजनशिप। ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नैतिकता के बारे में छात्रों और शिक्षकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य ने मेटा के साथ सहयोग किया है। तो मेटा का मैंने आपसे पूछा कि पुराना नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो आप उसको बता दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी झारखंड। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी कर्नाटका। तो कर्नाटका ने मेटा के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसमें उसने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं जिसका एम है कि जो स्टूडेंट और एजुकेटर है उनके बीच में अवेयरनेस जगाना, किसको लेकर, ऑनलाइन सेफ्टी और डिजिटल सिटीजनशिप को लेकर। उससे ज़्यादा और इसमें कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो लगभग 1 लाख टीचर को ट्रेन करेगी और साथ ही साथ 10 लाख जो स्टूडेंट है उनको भी ट्रेन करेगी। फिर है विच कंट्री इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इसमें हम कंट्री तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन होता क्या है, और ये न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इंडिया, बी चाइना, सी साउथ कोरिया एंड डी जापान। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए इंडिया। तो इंडिया को इस कमीशन का मेंबर बनाया गया है और वो भी सर्वसम्मति के साथ, यानी हर लोग एग्री हो गए थे इंडिया को मेंबर बनाने के लिए। और ये कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था जो 46th मीटिंग है जो कि हेल्ड हुई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो कि रोम में है वहाँ पर। तो वहाँ पर इंडिया को इसका मेंबर बनाया गया। अब देख लेते हैं कि ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस होता क्या है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, जिसको हम CAC भी कहते हैं, तो ये एक ऐसी बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है उन सारे मैटर की जो कि रिलेटेड होते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कार्य के इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो क्या काम कर रहे हैं, खासकर फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम को लेकर वो क्या काम कर रहे हैं, तो उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी की पूरी CAC कमीशन की होती है। तो इसमें वो सारे लोग मेंबर बन सकते हैं जो कि इसके मेंबर नेशंस होते हैं, और साथ ही साथ जो एसोसिएट मेंबर होते हैं FAO और WHO के, वो भी के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन उनका क्या होना चाहिए कि उनको इंटरेस्ट होना चाहिए जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड है उसमें, तो वो इसके मेंबर बन सकते हैं। कमीशन साल में 1 बार होता है और ये जिनेवा या रोम दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अब इस बार का आपका रोम में हुआ, तो रोम में तो हेडक्वार्टर है FAO का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिनेवा में किसका हेडक्वार्टर है जहाँ पे इस कमीशन की मीटिंग होती है। और ये जो कमीशन है वो 6 यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल लैंग्वेज में काम करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनाइटेड नेशन की 6 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी, क्या उसमें हिंदी भी शामिल है, अगर नहीं शामिल है तो क्यों नहीं शामिल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उसके साथ ही साथ मैंने आपको सबका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप इसको खुद से जाके भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको अगर हिंदी या इंग्लिश में इशू हो रही है तो आपको इशू ना हो, आप आराम से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है वाइट लंग सिंड्रोम इज रिलेटेड विद विच डिसीज। वाइट लंग जो सिंड्रोम जो न्यूज़ में बना हुआ है तो वो किस बीमारी से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा निमोनिया, बी ट्यूबरक्यूलोसिस यानी TB, सी अस्थमा एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए
निमोनिया, कैसे वो भी देख लेते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया का एक न्यू स्ट्रेन पाया गया है, को बताया गया है कि वो व्हाइट लंग सिंड्रोम है। सारी कंट्री में ये कंसर्न बना हुआ है, खासकर आपका चाइना हो गया, डेनमार्क हो गया, यूएसए हो गया और नीदरलैंड हो गया। और इसमें क्या होता है, इसमें जो चिल्ड्रन है 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उसको ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ इसकी जो इलनेस है वो लंग को डैमेज करती है। और जब एक्सरे होता है तो एक्सरे के टाइम पे ये आप देख रहे हैं वाइट कलर के पैचेस भी इसमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया वाइट लंग सिंड्रोम। मरापी वॉल्केनो जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, तो वो किस कंट्री में सिचुएटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंडोनेशिया, बी न्यूजीलैंड, सी रशिया एंड डी तुर्कमेनिस्तान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए इंडोनेशिया। तो ये न्यूज़ में क्यों है वो भी देख लेते हैं। तो रिसेंटली जो मरापी वॉल्केनो है वहाँ पर इरप्शन देखने को मिली, जिसमें वहाँ के जो क्लाइंबर्स थे उसमें जो 11 क्लाइंबर्स है वो ऑलरेडी डेड हो चुके हैं, और उसमें 12 जो है वो मिसिंग है, और ये नंबरिंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो ये मरापी वॉल्केनो है कहाँ? मरापी वॉल्केनो इंडोनेशिया के वेस्ट सुमात्रा में है। देख लेते हैं कि मरापी वॉल्केनो है क्या। तो मरापी वॉल्केनो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से एक है, जो कि सुमात्रा आइलैंड में है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डेडली इरप्शन हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1979 में, जिसमें 60 लोग मारे गए थे। और इस साल भी जनवरी और फरवरी में यहाँ पे इरप्शन देखने को मिला, और रिसेंटली आपको ये मंडे में भी देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे 2023? तो इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। तो इसमें आपकी थीम जो हो जाएगी, आपको पता ही कि थीम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इससे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका 1 से 2 नंबर बढ़ा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन बी हार्मनी इन हीलिंग, ऑप्शन सी लेट कम्युनिटीज लीड एंड ऑप्शन डी कम्युनिटी फॉर हीलिंग। तो आपका आंसर सी हो जाएगा लेट कम्युनिटीज लीड। तो एड्स क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ये सब क्या होता है, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसकी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं उसके बारे में। वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो इसकी जो इस बार की थीम है वो है लेट कम्युनिटीज लीड। और ये थीम ये हाईलाइट करती है कि HIV के लिए कम्युनिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर हमको 2030 में हम एड्स को ख़त्म करना है तो हमें कम्युनिटी की नीड सबसे ज़्यादा है। तो आपको जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, तो इसमें आपको बताना है कि ये जो एड्स को ख़त्म करने का ईयर रखा गया है 2030, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रखा गया है। अब हम देख लेते हैं कुछ वर्ल्ड एड्स डे के बारे में। तो वर्ल्ड एड्स डे एक इंटरनेशनल डे है जो कि एड्स के बारे में अवेयरनेस रेज करता है, और साथ ही साथ जो लोग एड्स की बीमारी से मर चुके हैं उनके लिए भी वो दुख जताता है, और उसके साथ ही साथ जो एड्स को लेकर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट आ रहे हैं तो उसको लेकर वो सेलिब्रेट भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़? वाइट लंग सिंड्रोम जो कि न्यूज़ में है, तो उसका जो एजेंट है वो कौन है, यानी किसके द्वारा वो फैल रहा है। तो वाइट लंग सिंड्रोम होता क्या है, वो कैसे होता है, वो किसको होता है, उन सब के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा ए वायरस के थ्रू फैल रहा है, बी बैक्टीरिया, सी प्रोटोजोआ एंड डी फंजाई। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी बैक्टीरिया। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे जो बैक्टीरियल लंग इन्फेक्शन है या निमोनिया वो बच्चों में देखने को मिल रहा है, और इसमें जो एंटीबायोटिक्स है वो भी इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रही है। और अगर चाइना में देखें तो इस तरह के जो केस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ अगर वाइट लंग सिंड्रोम को देखें तो वाइट लंग सिंड्रोम नाम दिया क्यों, वो भी मैंने आपको बताया था कि जब एक्सरे होता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है तो उस पर वाइट कलर के पैचेस दिखते हैं, जिसकी वजह से इसको ये नाम दिया गया। और चाइना के साथ ही साथ ये जो बीमारी है ये US, नीदरलैंड्स और डेनमार्क में भी देखने को मिल रही। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बीमारी तो बच्चों में हो रही है, लेकिन कितने साल से कितने साल तक के बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल रही, ये आपका क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है आयोथी थास पांडिथार।
आयोतिथास पंडिता जो हैं, जिनका स्टैचू रिसेंटली अभी चेन्नई में अनवेल किया गया है, तो उनके बारे में कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो आपको इस पे ज़रूर फोकस करना है नोट के ऊपर, क्योंकि काम में हम कहीं ना कहीं इसी पर ट्रैप हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि कहाँ पे नहीं पूछ रहा है। हमको हमेशा लगता है कि वो पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है, और हम क्वेश्चन आते हुए भी उसको गलत करके आ जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ही फाउंडेड द्रविड़ महाजन सभा इन 1891। उन्होंने 1891 में द्रविड़ महाजन सभा को फाउंड किया। ऑप्शन बी, उन्होंने द्रविड़ पांडियान मैगजीन को लॉन्च किया। ऑप्शन सी, वो एक वैद्य या आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। ऑप्शन डी, ऑल द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट दी गई वो करेक्ट है। तो आपका इसमें कौन सी नहीं करेक्ट है वो हो जाएगा सी। और उसके अलावा आपकी उन्होंने द्रविड़ महाजन सभा भी फाउंड की थी, वो भी सही है, और उन्होंने द्रविड़ पांडियन भी लॉन्च किया था, वो भी सही है। तो इसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसी दिसंबर में तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन, उन्होंने इनकी की स्टैचू को अनवेल किया। और ये कौन थे? ये एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट थे। तो ये कब पैदा हुए थे? ये 1845 में मद्रास में पैदा हुए थे, और इन्होंने द्रविडियन आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए द्रविड़ महाजन सभा को फाउंड किया था 1891 में। और उन्होंने किसके साथ फाउंड किया था? वो थे आपके रत्तामलाई श्रीनिवासन। और 1876 में इन्होंने एक अद्वैतानंद सभा भी सेटअप की थी, और साथ ही साथ इन्होंने मैगजीन द्रविड़ पांडियन भी लॉन्च की थी। इनको जो इन्होंने लॉन्च किया था तो वो इन्होंने जॉन रेथिना के साथ लॉन्च किया था। तो एक ऐसे एक्टिविस्ट थे कि 1891 में जो सेंसस हो रहा था, तो इसमें इन्होंने बोल दिया था दलितों को कि आप डायरेक्ट ये लिखना कि आप हिंदू नहीं हैं, और वहाँ पे आप कास्टलेस द्रविडियन इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इनकी जो एंटी कास्ट एक्टिविटीज़ थी, तो उससे श्रीलंका के जो अनागरिका धर्मपाला थे वो भी इससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। और इनकी जो लाइफ डेडिकेट होती है वो पूरी की पूरी सोशल जस्टिस को डेडिकेट होती है, और इसी काम के साथ ही इनकी डेथ हो जाती है। मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, तो अगर आपको इशू आती है इंग्लिश में भी तो आप जाके PDF से हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की ही होगी, तो वहाँ पे जब आप जाके कोई भी प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे एक स्कार्सिटी जनरेट की जाती है कि अगर आपने इस टाइम ये प्रोडक्ट नहीं लिया वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, या उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, या उसके पैसे बढ़ जाएंगे तरह को लेकर। तो रिसेंटली इंडिया में उसको बैन किया गया है, तो उस टर्म को क्या नाम दिया गया वो इसमें पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा स्ट्रोटर्फिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा गैस लाइटिंग, ऑप्शन सी डार्क पैटर्न, एंड ऑप्शन डी सॉक पपेट्री। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डार्क पैटर्न। तो हम देख लेते हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन क्यों किया, और साथ ही साथ ये डार्क पैटर्न होता क्या, तो इसको हम पूरा वेल एक्सप्लेन करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो यूज़र को इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ टैक्टिक्स खेली जाती है, जिसमें ऐसे झूठे दावे किए जाते हैं कि अगर ये चीज़ आपने नहीं ली तो वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ फोर्स बंडलिंग की जाती है, और जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें भी सब्सक्रिप्शन के लिए भी हमको ट्रैप किया जाता है। तो रिसेंटली ये चीज़ नोटिस हुई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसको उन्होंने बोला डार्क पैटर्न। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया, उन्होंने उन सारे प्लेटफॉर्म को बैन किया जो कि इस तरह की चीज़ों को करते थे। तो इसी के साथ ही साथ हम देख लेते हैं डार्क पैटर्न होता क्या है। तो डार्क पैटर्न एक अनएथिकल यूज़र इंटरफेस इंटरेक्शन होता है, जो कि इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि जो यूज़र्स हैं उनको मिसलीड किया जा सके, उनको वो दे सकें जो कि उनके कंपनी के फ़ायदे के लिए हो, और ट्रिक के थ्रू उनको वो चीज़ हम दे सकें जो कि उनके काम की ना हो या जो वो चाहते भी ना हो, लेकिन उससे फ़ायदा किसका होगा? उससे फ़ायदा होगा कंपनी या प्लेटफॉर्म का जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो डार्क पैटर्न के थ्रू जो कंपनीज है वो करती क्या हैं, वो यूज़र की जो राइट टू फुल इंफॉर्मेशन है उसको ले लेती हैं, और उसके बाद उसको अपने हिसाब से यूज़ करती हैं कि कब आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो आपने देखा होगा कि अगर आप सोचते हैं, आप किसी से बात करते हैं कि हाँ यार मुझे शूज़ चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो कुछ टाइम के बाद आप गूगल पे देखते हैं कि उस चीज़ की ऐड आने लगती है। तो वो सब भी इसी के थ्रू होता है। तो कुछ एग्जाम्पल है डार्क पैटर्न्स के, जैसे कि आपका होता है बेसलेस काउंटडाउन फॉर ऑनलाइन डेज। आपने देखा होगा कि बोल देंगे 4 days टू गो, मतलब इतने दिन बाकी हैं, इस टाइम के बाद आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, आप अभी ले लो वरना फिर
आपको इससे ज़्यादा का मिलेगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो सब इसी के अंडर में आता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ 13 सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप। किस राज्य ने 13वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो आपका आंसर हो जाएगा ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान एंड डी केरला। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए पंजाब। तो पंजाब ने जो हमारी चैंपियन टीम थी हरियाणा, उसको हराकर जीत हासिल की। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था चेन्नई में। तो आपको पता ही है कि ज़्यादा ज़्यादा ये पूछेगा कि चैंपियनशिप किसने जीती, या ये पूछेगा कि ये हुई कहाँ। उसके अलावा और इतना ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। बट अगर तब भी लगता है कि आपको नहीं और ज़्यादा पढ़ना है तो PDF में ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ से जाकर इसको पढ़ लेंगे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च ग्राम मानचित्र ऐप। किस मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायती राज मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। तो आपका ये करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो तो कवर हो गई, लेकिन उसी के साथ साथ आपका एक पॉलिटी का पूरा एक पोर्शन कवर होने वाला है। अगर आपने रिसेंटली 2023 का UPPSC का भी एग्ज़ाम का पेपर देखा होगा प्रीलिम्स का, तो आपने उसमें देखा होगा कि किस तरह से उस कमेटी को लेकर क्वेश्चन बने हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके हर साल 2 से 3 बनने ही बनने वाले हैं। तो इसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए पंचायती राज मिनिस्ट्री। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो ग्राम मानचित्र ऐप को लॉन्च करने वाली जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। अब बात आती है कि उसने इसको लॉन्च किया क्यों। तो उसके पीछे रीज़न है कि ग्राम पंचायत की जो प्लानिंग है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, जिसको नाम दिया गया इन्होंने ग्राम मानचित्र। और ये जो इनोवेटिव एप्लीकेशन है, तो ये जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, तो वो एम्पावर करेगा ग्राम पंचायत को उनके प्लानिंग करने के पर्सपेक्टिव में। तो उसी के साथ ही साथ आपके माइंड में एक सवाल तो आ ही रहा होगा कि ये GIS होता क्या है। तो GIS की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो होती है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का, डेटा पर्सनल का ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी अर्थ की यानी पृथ्वी की किसी भी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ के बारे में डेटा देता है, ताकि हम लोगों का काम जो है वो आसान हो सके। तो आपका GIS ये काम करता है। उसी के साथ ही साथ देख लेते हैं पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज है क्या। पंचायती राज एक 3 टायर स्ट्रक्चर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। किस लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, यानी गांव का किस हिसाब से डेवलपमेंट होना है, तो उसमें किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होना है, शासन होना है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है 3 टायर स्ट्रक्चर, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आपका होता है ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल पर, दूसरा होता है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर, और तीसरा होता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो कैसे, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो इसका जो एम होता है वो एम है इसका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको डेवलप करना। कहाँ कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में, जोन्स में और विलेजेस में। तो पंचायती राज का जो मेन ऑब्जेक्टिव था तो वो क्या था। पंचायती राज का मेन ऑब्जेक्टिव था रूरल डेवलपमेंट करना, यानी जो गांव है वहाँ की डेवलपमेंट करना। पंचायती राज हर स्टेट में इस्टेब्लिश किया जा चुका है सिवाय कुछ स्टेट के, जिसमें आपका हो जाएगा नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। और उसी के साथ सारी यूनियन टेरिटरीज में पंचायती राज सिस्टम नहीं एक्सेप्ट दिल्ली, यानी दिल्ली में आपका पंचायती राज देखने को मिल जाएगा, और भी कुछ सर्टेन एरियाज। तो ये एरियाज कौन कौन से जहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो इसमें आपका एरिया 1 हो जाएगा शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। जो स्टेट में शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे लागू नहीं होता। उसके साथ ही साथ जो हिल एरिया है मणिपुर का, वहाँ पर भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका दार्जिलिंग, जो कि वेस्ट बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे ऑलरेडी गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट करती है, इस वजह से यहाँ पर भी पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं होता है। तो पंचायती राज सिस्टम है क्या, वो आया कैसे लाइट में। तो जैसा कि लोग कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पंचायती राज सिस्टम लाइट में आया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पंचायती राज सिस्टम बहुत ही पुराना है, यानी कि जो एशियन टाइम पे भी देखा जाए
तो पंचायत जो वहाँ की थी वो यूजुअली इलेक्टेड काउंसिल होती थी, जिसके पास कानून बनाने की पावर होती थी, न्याय लेने की भी पावर होती थी। और अगर फॉरेन डोमिनेशन में देखा जाए, लाइक आपका मुगल हो गया या ब्रिटिश हो गया, तो प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो पंचायत जो है वो अपर कास्ट का डोमिनेंस माना जाता है। यानी उस टाइम पे पंचायत क्या होती थी, यानी उस टाइम पे जो पंचायत पर जो अधिकार था तो वो मोस्टली अपर कास्ट का माना जाता था। और उसमें जो पंचायती राज का स्टेटस था तो वो सोशियो और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर लिया जाता था। यानी एक कास्ट हायरार्की थी कि जो भी अपर कास्ट का होगा वही पंचायत में शामिल होगा। तो ये सिचुएशन थी प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले की। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के बाद क्या सिचुएशन हुई। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद पंचायती राज सिस्टम जो है उसको गति मिल गई। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल 40 है तो उसमें भी कहा गया कि स्टेट को पंचायत सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए और उनको पावर और अथॉरिटी भी देनी चाहिए ताकि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में काम कर सके। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कमिटीज़ बनाई गई जो कि अपॉइंट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ताकि वो स्टडी कर सके कि किस तरह से जो सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करना है, साथ ही साथ उसको अचीव करने के लिए क्या क्या गोल होने चाहिए। तो इन सब के लिए कुछ कमेटी बनाई गई और इन कमेटी से आपका क्वेश्चन आते ही आता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको ये चीज़ पता ही होगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कमेटी है। तो आपका इसमें हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, JVK राव कमेटी और आपका हो जाएगा LM सिंघवी कमेटी। तो इसको लेकर आपकी एक ट्रिक भी हो जाएगी जो कि हो जाएगी बैक्स, जिसमें आपका B से हो जाएगा बलवंत, A से हो जाएगा अशोक, G से हो जाएगा JVK राव और S से हो जाएगा सिंघवी कमेटी। तो इससे आपको अगर कमेटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप इसे याद कर लेंगे क्योंकि इसका जो सीक्वेंस लेवल है वो भी यही है। तो बलवंत राय कमेटी 1957 में आई थी जिसने 3 टाइप पंचायती राज सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी, जिसमें उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत हो जाएगी, पंचायत समिति हो जाएगी और जिला परिषद हो जाएगी जो कि अभी है। उसी के साथ ही साथ अशोक मेहता कमेटी ने बोला कि टाइप सिस्टम में पंचायती राज का उसको रिप्लेस कर देना चाहिए 2 टाइप सिस्टम से। रिप्लेस करके क्या करना चाहिए, वहाँ पे जिला परिषद होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही साथ मंडल पंचायत होना चाहिए जो कि गांवों का एक ग्रुप होगा। नेक्स्ट है आपका JVK राव कमेटी। तो इनको अपॉइंट किया गया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा 1985 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो जिला परिषद है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है और उसी को ज़्यादातर सारी अथॉरिटी देनी चाहिए। नेक्स्ट जो कमेटी आती है वो आपकी हो जाती है LM सिंघवी कमेटी। तो आपकी जो सिंघवी कमेटी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। कब किया था, 1986 में। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, यानी पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन लाना चाहिए और वहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन भी पंचायती राज सिस्टम के लिए कराना चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। तो इसी के साथ ही साथ जो लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही थी तो पार्लियामेंट ने 2 अमेंडमेंट एक्ट को पास किया, जिसमें आपका हो जाएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर रूरल लोकल बॉडीज़ यानी पंचायत के लिए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में ऐड किया गया और उसमें आर्टिकल जो आपका हो गया था वो आपका हो गया था 243 से आर्टिकल 243O तक। सेम आपका दूसरा जो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ये दोनों अमेंडमेंट आपके 1992 ही में हुए थे और ये हुआ था अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपैलिटीज़। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9A में इसको रखा गया और ये ऐसा किया क्यों, सेल्फ गवर्नमेंट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सके और वो अपने हिसाब से वहाँ की चीज़ों को एडमिनिस्टर करे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है JT60 SA, जो कि न्यूज़ में देखा जा रहा है। तो वो एक प्रोजेक्ट है, तो वो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। कोलैबोरेटिव मतलब कि सहयोगात्मक प्रोजेक्ट है, यानी किन्हीं 2 लोगों में। तो इसमें कौन कौन आपका हो जाएगा, ऑप्शन है आपका यूरोपियन यूनियन एंड जापान, ऑप्शन B USA एंड रशिया, ऑप्शन C इजराइल एंड इंडिया एंड ऑप्शन D ईरान एंड USA। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा यूरोपियन यूनियन एंड जापान। वो भी देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को जो लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्टर है तो वो लोकेट हुआ था कहाँ पर, जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर में। और ये प्रोजेक्ट जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट था किसके बीच में, यूरोपियन यूनियन और जापान के बीच में।
फिर आज का आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट क्राइम्स इन इंडिया? कौन सी संस्था भारत में अपराध रिपोर्ट जारी करती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCRB भी कहते हैं, नीति आयोग, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया यानी CBI, या नन ऑफ द एबव। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो देखते हैं कि वो उसने जो रिपोर्ट जारी की उसमें क्या क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको देखेंगे। साथ ही साथ NCRB होता क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके साथ ही साथ और कौन कौन सी रिपोर्ट है जो NCRB पब्लिश करती है तो उसके बारे में भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NCRB भी कहते हैं, तो उसने अपनी एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है क्राइम्स इन इंडिया, और इसमें जो स्टैटिकल डेटा दिया गया है वो साल 2022 का दिया गया। और इसमें कुछ हाईलाइट उसने किया है कि उसने बताया कि वर्ष 2022 के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें कहाँ कहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है। तो आपका साइबर क्राइम में उसने बताया कि 24% इंक्रीज हुआ है साइबर क्राइम 2022 में। उसी के साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस है वो 11%, क्राइम अगेंस्ट जो सीनियर सिटीजन है वो 9%, और क्राइम अगेंस्ट जो वीमेन है वो 4% ज़्यादा हुआ है। ये जो रिपोर्ट है ये इंडिकेट करती है कि साइबर क्राइम में किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 65,893 केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। अब रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि ये ऐसे केसेस हैं जो कि लाइट में आए हैं, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो कि लाइट में आते ही नहीं हैं। तो 2022 के हिसाब से इतने केसेस रजिस्टर हुए हैं। और ये जो साइबर क्राइम है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, तो आपका हुआ है फ्रॉड, जिसमें 42,710 केसेस हुए हैं। उसके साथ ही साथ एक्सटॉर्शन में भी आपका 3648 केसेस हुए हैं, और जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो उसमें भी 3434 केसेस जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। उसी के साथ ही साथ अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में भी देखा जाए तो इसमें लगभग 1,93,385 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं 2022 में, जो कि पिछले साल के 11.1% से बढ़ा हुआ है। स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स के अगेंस्ट जो केस हुए हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, यानी शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट जो केस दर्ज हुए हैं वो भी देख लेते हैं। तो 13.1% जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। कितने केस दर्ज हुए हैं, तो वो हुए हैं 57,582 केसेस, और 2021 में इसमें जो केस थे वो 50,900 थे। तो उस हिसाब से इसमें 13 की बढ़ोतरी हुई है। फिर आपका हो जाएगा शेड्यूल ट्राइब्स के अगेंस्ट जो केस हुए हैं उसमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। उसी के साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है 9.3% से बढ़ोतरी हुई है। अब आ जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि हो जाता है क्राइम अगेंस्ट वीमेन। अच्छा, आपको क्या लगता है ये केस जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिर किसी भी तरह का जो क्राइम होता है वो कम होने के साथ साथ और बढ़ते ही जा रहा है? तो इसके पीछे क्या रीज़न है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्राइम अगेंस्ट वीमेन में देख लें तो 4% की बढ़ोतरी हुई है 2022 में पिछले साल की तुलना में, जिसमें 4,45,256 केस ऐसे हैं जो कि दर्ज हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखा जाए तो वो ऐसे केसेस हैं जिसमें हस्बैंड के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा वीमेन के साथ जो क्रूरटी होती है, जो हृदयता होती है उसको लेकर है। उसी के साथ ही साथ इसमें किडनैपिंग और वीमेन का जो एब्डक्शन होता है, उसके साथ ही साथ असॉल्टमेंट होती है वीमेन की, वो भी किसके लिए, उसकी मॉडेस्टी के लिए, उसमें और रेप में ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इसी के साथ ही साथ हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का भी देख लेते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और ये सेटअप हुआ था 1986 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, जिसका काम है कि जो भी क्राइम हो रहे हैं या जो भी क्रिमिनल्स हो रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं और जो इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको उसमें सहायता देना। और ये सेटअप हुई थी किसके रिकमेंडेशन पे? नेशनल पुलिस कमीशन 1977 से 1981 तक जो था, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टास्क फोर्स। तो अब देख लेते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है तो वो कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो उसमें आपका आ जाएगा क्राइम्स इन इंडिया जो कि हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, उसके बाद है प्रिजन्स स्टैटिस्टिक, और फोर्थ आपकी हो जाएगी रिपोर्ट ऑन मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट ऐसी है जो कि NCRB पब्लिश करती है।
नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन इज सीकिंग एन एग्रीमेंट ऑन वर्ल्ड फर्स्ट एआई लॉ। कौन सा ऐसा संगठन है जो विश्व के पहले एआई कानून पर समझौते की मांग कर रहा है। तो आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी यूरोपियन यूनियन। तो क्यों वो ऐसी मांग कर रही वो भी देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक रूल्स की मांग कर रही है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके यूरोपियन यूनियन के सिटीजन के अधिकारों को, उनकी प्राइवेसी को, उनके डेटा प्रोटेक्शन को। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी करंट अफेयर्स देती हूँ, तो अगर आपको इशू होती है इंग्लिश में तो हिंदी में भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम पे जाकर सिंपली डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है किस राज्य ने विमेन इंजीनियर सैटेलाइट के पूरा होने के साथ साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी केरला एंड डी आंध्र प्रदेश। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा सी केरला। तो केरला ने जो विमेन इंजीनियर सैटेलाइट है, यानी ये ऐसी सैटेलाइट है जिसको सिर्फ और सिर्फ विमेन ने बनाई है, और ऐसा करने के साथ साथ ये ना कि सिर्फ स्टेट की बल्कि इंडिया की पहली ऐसी विमेन ओनली सैटेलाइट बन गई है जो कि सारे टेस्ट में पास हो चुकी है और अब वो लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शमसी तालाब जो कि एक वाटर स्टोरेज रिजर्वेयर है, तो वो किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी में लोकेटेड है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए न्यू दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी आसाम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए न्यू दिल्ली। कोई प्लेस न्यूज़ में आया है तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शमसी तालाब से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट और भी MCQs बन सकते हैं, जैसे जल शक्ति मिशन क्या होता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेशनल वाटर मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, तो उसने ऑर्गेनाइज करवाया था एक जल इतिहास उत्सव। कहाँ पर? शमसी तालाब। और शमसी तालाब कहाँ पर है? जहाज महल में। और ये जहाज महल कहाँ पर है? ये है आपका न्यू दिल्ली में। और इसका एम है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना कि किस तरह से जो उनकी वाटर हेरिटेज साइट है उसको सिक्योर करना है, साथ ही साथ उनको एक ऑनरशिप का ओहदा देना, टूरिज्म को प्रमोट करना और जितनी भी हेरिटेज स्ट्रक्चर है इस टाइप की रिस्टोरेशन करना ही इस उत्सव का ऑब्जेक्टिव था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है तो उसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 और उसकी थीम क्या थी? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब देख लेते हैं कि जल शक्ति मिनिस्ट्री है क्या। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ हिंदी में भी नोट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको इंग्लिश समझने में इशू हो रही है तो आप PDF से जाके हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस्टेब्लिश हुई थी मई 2019 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 2 मिनिस्ट्रीज जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, और उसी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, इन दोनों को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसी के साथ ही साथ देख लेते हैं कि इसके अंडर में कौन कौन से मिशन आते हैं। तो इस मिनिस्ट्री ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, तो वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला इनका हो जाएगा जल जीवन मिशन। आपको बताना है कि ये कब लॉन्च हुआ था। उसी के साथ है आपका जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल एक्वीफर मैपिंग प्रोग्राम, उसी के साथ साथ PM कृषि सिंचाई योजना। तो आपको इन सब के ईयर कमेंट बॉक्स में बताने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच फिल्म, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको स्पेशल ज्यूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है और कहाँ पर दिया गया? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका 54th एडिशन था, तो उसमें एक फिल्म को स्पेशल ज्यूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है। तो वो कौन सी फिल्म है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फेदरवेट, ऑप्शन बी कांतारा, ऑप्शन सी सरपट्टा परम्बराई एंड ऑप्शन डी अ थर्सडे। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी कांतारा। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि जब इस तरह के अवार्ड होते हैं तो उससे क्वेश्चन बनते ही बनता है। जैसे इसी साल का अगर UP PCS का आपने
क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि को मिला था RRR की मूवी के गाने को जो मिला था, तो उसमें ये नहीं पूछा गया था कि उसमें कौन हीरो था या किस गाने को मिला था, बल्कि उसमें डायरेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में ही पूछ लिया था। तो इस तरह से ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेशल ज्यूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड कन्नड़ फिल्म कांतारा को दिया गया, जो कि डायरेक्ट की गई थी ऋषभ शेट्टी के द्वारा। उसी के साथ ही साथ अब्बास अमीनी के द्वारा जो फिल्म डायरेक्ट की गई है, जो कि एंडलेस बॉर्डर, उसको बेस्ट फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। लेकिन जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है स्टेफन कोमंडारेव को, और उनकी कौन सी फिल्म थी, ब्लागास लेसन। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आर वैशाली, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई हैं, तो वो किस स्पोर्ट या गेम से रिलेटेड हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एथलेटिक्स, बी कैरम, सी टेबल टेनिस, चेस। मैंने यहाँ पे इनकी पिक भी दी हुई है, तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप वैसे भी पहचान गए होंगे कि किस गेम से रिलेटेड हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी चेस। तो 1 दिसंबर 2023 को आर वैशाली इंडिया की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी, और इस तरह से देखा जाए तो ये इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और इसी के साथ ही साथ वैशाली, जो कि 22 साल की हैं, उन्होंने इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर में अपनी तीसरी जगह बना ली है। और पहली कौन थी, वो थी कोनेरू हम्पी, और दूसरी थी डी हरिका। तो जो हम्पी थी वो पहली इंडियन वीमेन थी, 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी, और उनकी जो एज थी 15 साल थी। उसी के साथ ही साथ जो दूसरी ग्रैंड मास्टर थी, तो उन्होंने 12 साल पहले इस टाइटल को अचीव किया था। नेक्स्ट है सेकेंड थॉमस शोल, जो कि न्यूज़ में देखा जा रहा है, तो ये किस सी में लोकेटेड है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेडिटेरियन सी, बी रेड सी अंडमान सी, एंड डी साउथ चाइना सी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी साउथ चाइना सी। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइनीज़ एग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उसके नतीजे में जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड है, उन्होंने एक मॉनिटरिंग बेस बनाया है ताकि वो चाइना पर नज़र रख सके। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिलीपींस ट्रूप्स के द्वारा जो साउथ चाइना सी में जो कब्जा किया गया था सेकेंड थॉमस शोल में, तो वहाँ पे रिसेंटली एक छोटा सा झगड़ा देखने को मिला है चाइनीज़ और फिलीपींस की शिप में। लेकिन ऐसा जताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है, हो सकता है आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाए और यूएसए को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं, भले ही उनके जो रिश्ते हों वो चाइना के साथ अच्छे हों, लेकिन उससे भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो चाइना है वो लगातार जितने भी स्मॉलर नेशन है, स्पेशली आपका फिलीपींस हो गया, तो उसकी जो सॉवरेनिटी है उस पर वो क्लेम कर रहा है। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू डिप्लॉय शैडो R1 ड्रोन्स एज सर्विलांस एयरक्राफ्ट ओवर इजराइल एंड गाजा। हाल ही में किस देश ने इजराइल और गाजा पर निगरानी रखने के लिए शैडो R1 ड्रोन तैनात करने का निर्णय लिया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, एंड डी रशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यूके। क्यों, ये भी देख लेते हैं। तो हमास ने जो अक्टूबर में अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो वहाँ पे उसने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया था। इसमें से बताया जा रहा है कि अभी भी लगभग 130 लोग जो हैं वो हमास के द्वारा कैदी बने हुए हैं। तो यूके उन्हीं लोग को देखने के लिए अपना ड्रोन लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट है माइस इंडस्ट्री, जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है, तो वो किस सेक्टर से एसोसिएट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए माइंस एंड मिनरल्स, बी मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, सी मिल्क एंड मीट, एंड डी मेडिसिन एंड केमिकल्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर नई दिल्ली में एक में सम्मेलन की मेज़बानी की, और भारत की जो G20 अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 2000 से अधिक जो मीटिंग है वो आयोजित की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि G20 है क्या। तो G20 है, तो इस टाइम वो किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर में है। G20, जिसको हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। और ये बनाया गया था जब 1990s में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी, तो उस टाइम पे इसको
बनाया गया था। 2008 से ये लगातार हर साल में एक बार ज़रूर होती है और इसकी जो समिट है तो इसमें ज़रूरी है कि जो भी स्टेट नेशंस हैं उसके चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को आना है। और यूरोपियन यूनियन को जो रिप्रेजेंट करता है तो वो होता है यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी के साथ ही साथ देख लेते हैं G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक भी है कि गुरुजी सीता आप FCI में जॉब करती है, तो G20 से ही आपकी बनी है G8 और G7 ऑर्गेनाइजेशन। Which country has framed one province and one policy plan to handle financial risk? किस देश ने वित्तीय जोखिम से निपटने के लिए एक प्रांत एक नीति योजना बनाई है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा A इंडिया, B चाइना, C USA एंड D UK। तो मैंने आपको ये मैप के साथ हिंट भी दिया हुआ है कि आप जान भी जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा B चाइना। क्यों, वो भी देख लेते हैं। तो अगर रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो चाइना के जो रेगुलेटर हैं वो चाहते हैं कि जो ये फाइनेंशियल रिस्क है उससे निपटने के लिए कुछ प्लान बनाया जाए। वन प्रोविंस वन पॉलिसी, अधिकारियों द्वारा स्थानीय यानी जो लोकल वहाँ के डेप्ट हैं तो उन मुद्दों से निपटने के लिए एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद आई है। नेक्स्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो ये आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। यानी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है तो वो किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा A मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको स्टार मार्क करके रख लेने हैं कि 2022 की जो रिपोर्ट आई है NCRB की, उसमें टोटल 4,45,256 जो केस आए हैं तो वो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के आए हैं। और अगर देखा जाए तो ये 2021 से और 2020 के केसेस से भी ज़्यादा हैं। और इसमें देखा जाए अगर 1 लाख पॉपुलेशन पर जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन का जो रेट है तो वो लगभग 66.4 है। और जबकि जो चार्जशीट इसमें फाइल हुई है तो वो लगभग आपका हुआ है 75। तो ये डेटा शो किसने किया है? NCRB ने 2022 की रिपोर्ट में। NCRB मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन है वो IPC, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो केसेस दर्ज हुए हैं वो हुए हैं जो औरत है उसके रिलेटिव्स या उसके हस्बैंड के द्वारा उसके साथ जो दरिद्रता हुई है, जो क्रूरटी हुई है उसको लेकर। सेकंड जो आया है वो है आपका किडनैपिंग एंड अबडक्शन ऑफ वीमेन। सबसे ज़्यादा जो क्राइम अगेंस्ट वीमेन हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में रजिस्टर हुआ। और दिल्ली तो वैसे भी बदनाम है लड़कियों के लिए, तो ये आपको बताने की नीड ही नहीं है। उत्तर प्रदेश क्राइम अगेंस्ट वीमेन में FI दर्ज होने में सबसे ऊपर है। यानी उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में FIR दर्ज हुई है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स इन इंडिया। भारत में कौन सी संस्था समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको कल बताया था। नीति आयोग, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। वेबकॉस, CPIT। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B नीति आयोग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नीति आयोग कब फॉर्म्ड हुआ था, इसने किसको रिप्लेस किया था और वो कब फॉर्म हुआ था। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो दिया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो नीति आयोग जो है ये रिपोर्ट पब्लिश कर रही है लगभग 2018 से, जिसमें इसका 2 एडिशन आ चुका है। जून 2018 में आया था और जो इसका 2.0 एडिशन आया था वो अगस्त 2019 में आया था। लेकिन कोविड की वजह से ये जो रिपोर्ट है वो रुक गई और ये प्रिपेयर हुई अगस्त 2022 में। अब इसका टारगेट है कि वो 3 से लेकर 6 तक का जो एडिशन है वो लेकर आने वाला है। फिर है क्वेश्चन आपका कि जो बे ऑफ बंगाल है और जो अरेबियन सी है, तो इसमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं तो उसमें जो नाम रखे जाते हैं तो वो किसके द्वारा रखे जाते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा A सजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज, यानी कई कंट्रियों के सजेशन की वजह से, सजेशन ऑफ यूनेस्को, सजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड सजेशन ऑफ UNFCCC। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा A सजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। कैसे, वो भी देख लेते हैं।
तो 5 दिसंबर में जो आपका साइक्लोन माइचोंग आया था तो वो आपके आंध्र प्रदेश में आया था। तो 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक और सोशल कमीशन के मेंबर का एक पैनल बना और उन्होंने बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम की एक लिस्ट तैयार की। और सबसे पहले जो ये नाम दिया गया वो दिया गया सितंबर 2004 में। हर साइक्लोन का नाम इसी लिस्ट से लिया जाता है थ्रू ईच कंट्री, यानी हर कंट्री के सजेशन, यानी हर एक कंट्री के सजेशन से इसी लिस्ट से नाम उठाया जाता है। जैसे जो आपका माइचोंग है तो ये नाम म्यांमार के द्वारा दिया गया। उसी तरह उसके जो अगले आपके 5 साइक्लोन्स हैं, जैसे आपका रेमल है ये नाम ओमान ने दिया, असना ये नाम पाकिस्तान ने दिया, दाना ये नाम कतर ने दिया और फंगाल ये नाम सऊदी अरेबिया ने दिया और शक्ति ये नाम श्रीलंका ने दिया। नेक्स्ट है कि अभी किसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में मान्यता दी गई है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए गरबा ऑफ गुजरात, बी बैसाखी, सी मुहर्रम एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए गरबा ऑफ गुजरात। तो गरबा जो कि एक बहुत ही वाइब्रेंट और कल्चरली रिच डांस फॉर्म है, तो इसको अभी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी जो कि यूनेस्को द्वारा दिया जाता है उसमें मान्यता दी गई है। और इसको ऑफिशियली जो रिकॉग्नाइज किया गया है वो इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की 18वीं मीटिंग जो कि 5 से 9 दिसंबर 2023 में हेल्ड हुई है वहाँ पे दिया गया। और ये मीटिंग कहाँ हुई है? ये हुई है कसाने बोत्सवाना में। कोया ट्राइब जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है तो वो किस स्टेट से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी बोथ ऑफ देम एंड डी नन ऑफ द एबव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बोथ ऑफ देम। कोया ट्राइब है क्या वो तो हमको जानना ही है, लेकिन उससे पहले ये न्यूज़ में क्यों है ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो कोया ट्राइब ने एक कदम उठाया है जिसमें वो इंडियन बाइसन को संरक्षित करेंगे। तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा हिल रेंज में रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है जो कि आंध्र प्रदेश में है। इन्होंने एक कदम उठाया कि जो इंडियन बाइसन हो उसको वे संरक्षित करेंगे, कंजर्व करेंगे। उसके पीछे रीज़न ये है, पहले वो उनके सींग से कुछ मटेरियल्स बनाते थे, लाइक आपका हो गया ट्रेडिशनल फ्लूट या परमाकोर, लेकिन अब उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया और अब वो इको फ्रेंडली पाम लीफ से अपने इंस्ट्रूमेंट को बनाएंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम इनकी तरफ से लिया गया है। अब हम देख लेते हैं कोया जनजाति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। कोया ट्राइब एक आदिवासी ट्राइब है जो कि तेलंगाना में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और इसको शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट किया गया है। और ये कम्युनिटी तेलुगु बोलती है जिसकी वजह से ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। व्यास खुद को जो पुकारते हैं वो बुलाते हैं दोराला सत्तम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ग्रुप, या पुत्ता दोरा यानी ओरिजिनल लॉर्ड। उसी के साथ ही साथ वो अपनी बोली में खुद को कोयतुल बुलाते हैं, जिस तरह से गौंड अपने आप को पुकारते हैं। तो कोया ट्राइब रहने के लिए क्या करता है, उनकी लाइवलीहुड कैसे चलती है? तो जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर गोदावरी और साबरी रिवर होकर बहती है जो कि उनकी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और मेनली जो ये हैं तो ये एक कल्टीवेटर्स है यानी कृषक हैं। और ये ज़्यादा क्या उगाते हैं? ये जो उगाते हैं वो होता है ज्वार, रागी, बाजरा और दूसरे अलग मिलेट्स। अब बात आती है इनकी लैंग्वेज क्या है। तो ज़्यादातर जो कोया पीपल हैं तो वो अपनी बोली भूल चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने तेलुगु को एडॉप्ट कर लिया है और तेलुगु को उन्होंने अपनी मदर टंग के रूप में एडॉप्ट किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पर जो कोया ट्राइब है वो अपनी बोली बोलती है। उनकी बोली कौन सी? कोया ही। उनका रिलीजन क्या है और फेस्टिवल क्या है? तो लॉर्ड भीम, कोरा रजुलू, ममिली और पोटाराजू ये उनके इम्पॉर्टेंस डेटीज़ हैं यानी देवी देवता हैं। और इनके जो मेन फेस्टिवल्स हैं वो है विज्जी पंडुम जो कि सीड चार्मिंग फेस्टिवल है। उसी के साथ कोंडाला कोलुपू जो कि हिल डेटीज़ के लिए मनाया जाता है। जो कोयास एक कलरफुल डांस भी परफॉर्म करते हैं जिसको बोला जाता है परमा कोक अथा पीसन हॉर्न डांस। कब होता है? जब वहाँ उनका कोई त्यौहार होता है या वहाँ पर
शादी ब्याह होता है उसमें वो इस तरह का डांस परफॉर्म करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज ऑफ 2023। तो ये जो आपका टर्म है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, तो इसके बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, आपका आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो 1969 में लाइट में आया, जब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेट को पहचाना जहां पर दूसरे स्टेट की अपेक्षा इसमें जो क्लासिफिकेशन हुआ था तो उसमें हिली टेरेंस, लो पॉपुलेशन डेंसिटी और जो साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर लोकेशन और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इस आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। अगर देखा जाए स्टार्टिंग में यानी इनिशियली 1969 में जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था। अगर करंटली देखा जाए तो 11 और ऐसे स्टेट है जिनको ये स्टेटस दिया गया है, जिसमें आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना एंड उत्तराखंड। और इससे क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हो जाते हैं और शायद उसी तरह बने जिस तरह से मैंने आपसे पूछा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इंडियन मैप ले लेना है और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का की आपको हेडिंग डाल के जितने भी स्टेट हैं और अविकसित क्षेत्र ऐसे तो उसमें ज़्यादा हमको फाइनेंस चाहिए था, ज़्यादा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM इज़ अ पॉलिसी ऑफ। तो ये किसकी पॉलिसी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ल्ड बैंक, बी, यूरोपियन यूनियन, सी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड डी, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूरोपियन यूनियन। तो उसने ऐसा क्यों किया ये भी हम देखेंगे। तो यूनाइटेड नेशन ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जिसको उन्होंने नाम दिया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या CBAM। इसका जो उद्देश्य था वो था जो इम्पोर्टेड गुड है, यानी जो दूसरे देश से इनके देश में गुड्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तो उसके कार्बन एमिशन को लेकर इनका मसला था। ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक आपका आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, ये सब जो है इनको बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा जाती है। तो इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या होगा कि जो कंपनी है जो इस तरह के गुड को इंपोर्ट करती है यूरोपियन यूनियन में, तो उनको एक कार्बन सर्टिफिकेट बाय करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, जो वहाँ पे पॉल्यूटिंग एमिशंस होता है उसके लिए। नेक्स्ट है अंगद वीर सिंह बाजवा और गनेमत सेखू। ये जो रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए हैं तो वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, शूटिंग, बी, क्रिकेट, सी, फुटबॉल एंड डी, चेस। तो इसमें आप जो पिक देख रहे हैं तो आपके ये पहले अंगद वीर सिंह बाजवा और ये सेकंड है आपकी गनेमत शेखों। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, शूटिंग। तो ये दोनों शूटिंग स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। अंगद वीर सिंह बाजवा और गनेमत सेखों इन्होंने मिक्स्ड हीट गोल्ड जीता है पंजाब के लिए, किसमें? जो 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें। अगर विमेन में देखा जाए तो विमेन की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट था, एशियन गेम्स चैंपियन स्विफ्ट कौर समरा ने ओलंपियन चैंपियन जो अंजुम मोडगिल थी उनको 1.9 से हराया था, गोल्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिकल 280 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द मॉडलिटीज फॉर सेटिंग अप ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पूछा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का 280 आर्टिकल का क्लॉज 1 है तो उसमें किस इंस्टीट्यूशन के काम के या तौर तरीके के बारे में बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इलेक्शन कमीशन, बी, फाइनेंस कमीशन, सी, प्लानिंग कमीशन एंड डी, नीति आयोग। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी, फाइनेंस कमीशन। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो यूनियन कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा चेयर की गई, उसमें उन्होंने अप्रूव कर दिया जो 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म्स थी उसको। और ये जो 16th फाइनेंस कमीशन है तो गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस के बाद इसका जो पीरियड होगा 5 साल का होगा और वो कब से होगा? 1 अप्रैल 2026 से। और आर्टिकल और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 280 क्लॉज 1 है वो बताता है फाइनेंस कमीशन को किस तरह से काम करना है, उसको उसके क्या तौर तरीके होंगे वो चीज़। और जो 15 का फाइनेंस कमीशन है तो वो 2017 में बनी थी और इसकी रिकमेंडेशन जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक वैलिड रहेगी और 1 अप्रैल 2026 से
16 फाइनेंस कमीशन शुरू हो जाएगा। तो आपको बताना है 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो आज ही के वीडियो से आपका क्वेश्चन निकल के आता है यूरोपियन यूनियन। आपको बताना है कि यूरोपियन यूनियन में टोटल कितनी कंट्रीज़ है और उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको वर्ल्ड मैप में जाके उन सबको देखना है और उनके शॉर्ट नोट्स बना लेने, और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में इनके बारे में बताना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा, और इससे पता चलता है कि आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, आप अपने एम को अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।